सुप्रभात सभी को। मिस्टर बेनेट 908 में मेरे बाद हैं। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं प्रवक्ता हूं और बोलना पसंद करता हूं। मैं समय का ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। तो सुप्रभात। यहां होना बहुत सुखद है। यहां इतने प्रभावशाली लोगों के साथ मंच साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। वे सभी लोग जो इस देश में हमारे क्षेत्र के भविष्य पर महत्वपूर्ण चर्चाओं को आकार देने में मदद कर रहे हैं। पिछले साल में कई लोग मुझे आईडीएफ प्रवक्ता के रूप में नीले बैकग्राउंड के साथ पहचानने लगे हैं, न कि लाल के साथ। मैं अब इसकी आदत डाल रहा हूं। मैं वहां ताज़ा घटनाक्रम साझा करने के लिए होता हूं। आज मैं कुछ व्यक्तिगत बात साझा करना चाहता हूं। मेरा नज़रिया कि आज हम कहां हैं और क्यों, जो कुछ भी हमने देखा है उसके बाद भी मैं बहुत आशावादी हूं। इस भूमिका से पहले मैंने 4 साल आईडीएफ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग डिवीजन के प्रमुख के रूप में बिताए। सचमुच मैं सेना का विदेशी मंत्री था। तो ये मध्य पूर्व में एक नाटकीय और निर्णायक समय था। मुझे ये सौभाग्य मिला कि आईडीएफ के प्रतिनिधि के रूप में मैं उन देशों में गया और लोगों से मिला जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इज़राइल को हमेशा एक छोटे देश के रूप में देखा गया है, जो दुश्मनों से घिरा हुआ है। लगभग बाइबिल की उस कहावत का आधुनिक रूप। एक ऐसा लोग जो अकेले रहते हैं। हम लेवदाद इश्कोन। इज़राइल एक छोटा देश है जो बहुत मुश्किल पड़ोस में रहता है, आप सब जानते हैं। आप जानते हैं, एक इज़राइली के रूप में हमें एक सरल विचार पर पाला गया है। हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। ये हमारे डीएनए में था और आज भी है। ये इज़राइली सोच में गहराई से समाया हुआ था। लेकिन अब्राहम समझौते के दौर में जब ये शुरू हुआ, ये संभव हुआ राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में कुछ असाधारण हुआ। जब भी मैं मध्य पूर्व में यात्रा करता था, उन देशों में जाता था जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वहां जा पाऊंगा, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे हैरान कर दिया। मैंने इज़राइल के लिए गहरा सम्मान देखा। मैंने इस क्षेत्र के सैन्य नेताओं से मुलाकात की जो सहयोग चाहते थे, और मिलकर हमने एक नया क्षेत्रीय ढांचा बनाना शुरू किया, जो केवल साझा खतरों पर ही नहीं बल्कि साझा हितों और साझा अवसरों पर भी आधारित था। मई 2023 तक ऐसा लग रहा था जैसे हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं, सऊदी अरब से हाथ मिलाने के लिए। उन्होंने खुद भी इसकी घोषणा की थी। और फिर 7 अक्टूबर की घटना घटी। जो हमला हमास द्वारा इजराइल पर शुरू हुआ था, वो बहुत जल्दी एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया, जिसमें हिजबुल्ला, हूथी और खुद ईरान भी शामिल हो गए। उस दिन से आईडीएफ 7 अलग-अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। पूरा देश सेवा के आह्वान पर आगे आया है। इस युद्ध ने दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण बात उजागर की है। ईरान की महत्वाकांक्षाएं इजराइल की सीमाओं पर आकर नहीं रुकती। उसकी मिसाइलें, ड्रोन और उसके प्रॉक्सी गुट पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है, और ये खतरा अब उससे भी कहीं आगे बढ़ता जा रहा है। कई लोग सोचते हैं कि क्या 7 अक्टूबर से अब्राहम समझौते खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब्राहम समझौतों की असली परीक्षा कभी ये नहीं थी कि वे युद्ध के समय कैसे टिकेंगे। असल में सवाल ये था कि क्या वे शांति के समय टिक पाएंगे या बने रहेंगे, और वे टिके रहे। साथ ही इस युद्ध ने हमें यह याद दिलाया है कि हम किस तरह के दुश्मन से लड़ रहे हैं। हमारे सैनिक, जैसे ही हम अभी बात कर रहे हैं, ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो आम नागरिकों के पीछे छुपता है, घरों के नीचे सुरंगें बनाता है और अपनी सैन्य संरचना को नागरिक समुदायों के अंदर स्थापित करता है। यही वो युद्ध भूमि है जिसका हम सामना कर रहे हैं। इन सब के बावजूद वे सटीकता से काम करते हैं और आईडीएफ के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। हमारे दुश्मन हमारे मूल्यों को कमजोरी समझते हैं, हम उन्हें अपनी ताकत मानते हैं। पिछले 2.5 सालों में आईडीएफ प्रवक्ता के रूप में मैंने कुछ असाधारण देखा है। इस अभियान में मैंने देखा कि हमारा देश उम्मीद से कहीं तेजी से बदल गया है। मैंने युद्ध में नवाचार, घर पर दृढ़ता और युवा सैनिकों को असंभव चुनौतियों का समाधान करते देखा है। लगभग 3 वर्षों से आईडीएफ ने जमीन, समुद्र, हवा और घरेलू मोर्चे सहित 7 मोर्चों पर इजरायल की रक्षा की है।
पिछले 3 सालों ने दिखाया कि हमारी ताकत हमारे आकार से नहीं तय होती। हमारे लोग ही हमारी ताकत का निर्धारण करते हैं। पिछले 1 साल से मैं लगातार हमारे सैनिकों से मोर्चे पर मिल रहा हूं, नागरिकों से घरेलू मोर्चे पर मिल रहा हूं और मीडिया से बात कर रहा हूं। हाल ही में मेरी यूनिट की एक युवा महिला कॉम्बैट फोटोग्राफर, जिसकी उम्र 19 साल है, दक्षिणी लेबनान में अपना मिशन पूरा कर रही थी, हमारे सैनिकों के साथ थी और ऐतिहासिक आईडीएफ अभियानों का दस्तावेजीकरण कर रही थी। उसके पास आज के समय के शायद 2 सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे, एक बंदूक और एक कैमरा। फ्रंट लाइन पर लड़ाई में वो हिजबुल्लाह के छोड़े विस्फोटक ड्रोन से घायल हुई। मैं उससे मिलने अस्पताल गया। मैंने उसके परिवार से मुलाकात की। वो मेरी बेटी की उम्र की है, जो खुद भी एक सैनिक है। मैं उसे हौसला देने वाले शब्द देना चाहता था, इसके बजाय उसने मुझे हौसला दिया। वो अपनी चोट पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी। वो अपने मिशन पर और इस बात पर ध्यान दे रही थी कि वो अपने दोस्तों के पास कब लौटेगी। मैं अस्पताल के उस कमरे से बाहर निकला, ये सोचते हुए कि इस युद्ध की वास्तविकता अक्सर जिस तरह से चर्चा की जाती है, उससे कितनी अलग है। अधिकतर लोग सिर्फ सुर्खियां देखते हैं। मुझे सुर्खियों के पीछे के लोगों को देखने का मौका है। इस भूमिका ने मुझे आईडीएफ के हर हिस्से से मिलने का मौका दिया है, रिजर्व सैनिकों और लड़ाकू सैनिकों से लेकर उन पुरुषों और महिलाओं तक जो चुपचाप पर्दे के पीछे काम करते हैं। हर ऑपरेशन के पीछे हजारों लोग होते हैं जो बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं। जब मैं इन युवा सैनिकों से मिला तो मैं अक्सर अपनी खुद की सैन्य यात्रा की शुरुआत को याद करता हूँ। मैंने 30 साल से ज्यादा पहले बख्तरबंद कोर में सेना में शामिल हुआ था। 33 सालों तक टैंक ही मेरा घर थे। मैंने अपने करियर का ज्यादातर समय युद्ध के मैदान में सैनिकों का नेतृत्व करते हुए बिताया। 2006 में दूसरी लेबनान युद्ध के दौरान मैंने वादी सलूकी की लड़ाई में सैनिकों का नेतृत्व किया, वही इलाका जहां अब आईडीएफ सैनिक ऑपरेशन कर रहे हैं। उस लड़ाई में मैं गंभीर रूप से घायल हुआ था। मेरा शरीर टूट चुका था और डॉक्टरों को ये नहीं पता था कि मेरा भविष्य कैसा होगा। कुछ हफ्ते बाद मैं अपने सैनिकों के पास लौट आया। तब से आईडीएफ में काफी बदलाव आ चुका है। खतरे अलग हैं, तकनीक अलग है, युद्ध का मैदान भी अलग है, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली। जिम्मेदारी की भावना, जब देश बुलाए तो आगे बढ़ने की इच्छा, वही भावना इस पीढ़ी में भी है। वे अद्भुत हैं। ये देखा जा सकता है। धन्यवाद। ये आरक्षित सैनिकों के माध्यम से देखा जा सकता है, जो बार बार ड्यूटी पर हाजिर होते हैं। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, आईडीएफ की रणनीति क्या है। जो मुझे आपको बताना है, वो हमने दर्दनाक अनुभव से सीखा है कि अपने लोगों की सुरक्षा का मतलब अगले हमले का इंतजार करना नहीं हो सकता। युद्ध विराम का अर्थ 6 अक्टूबर की स्थिति में लौटना नहीं है। आज आईडीएफ सक्रिय रूप से काम करता है, पहल करता है। हम खतरे को हमला बनने से पहले ही खत्म कर देते हैं और दुश्मनों को फिर से खड़ा होने की क्षमता नहीं देते। हर मोर्चे पर एक सबक ने पूरे युद्ध में हमें मार्गदर्शित किया। आईडीएफ के सैनिक दुश्मन और इजराइल के लोगों के बीच ढाल बनकर सबसे आगे खड़े रहते हैं। हम वहीं तब तक रहेंगे जब तक खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। जब मैंने आईडीएफ प्रवक्ता की भूमिका स्वीकार की थी तो एक बात जिसकी मुझे पूरी तरह से अंदाजा नहीं था, वो ये थी कि मैं इस युद्ध के कितने अलग अलग हिस्सों का गवाह बनूंगा। कई बार मुझे अच्छी खबरें साझा करने का सौभाग्य मिलता है, जैसे बंधकों की अपने परिवारों के पास वापसी, किसी अभियान की सफलता या ऑपरेशन की समाप्ति। और कभी कभी ये जिम्मेदारी बहुत भारी होती है। सैनिकों को खोने के बाद कैमरों के सामने खड़े होकर परिवारों और जनता को उन दर्दनाक घटनाओं की जानकारी देना जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। इस हफ्ते मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डोरबेन शिमोन के शिवा में खड़ा था, जिन्हें पिछले शुक्रवार को ही दक्षिणी लेबनान में अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए मार दिया गया था। मैंने उनकी पत्नी से बात की, जो खुद भी आईडीएफ में एक अधिकारी हैं। सिर्फ 1 साल पहले डोर ने अपनी छोटी बेटी का नाम गैया रखा था, अपने करीबी दोस्त मेजर गाय निस्ली की याद में,
जिन्हें भी गाजा में जंग के दौरान घायल होने के बाद मार दिया गया था। मेरे लिए गाय और डोर इज़राइल की कहानी बताते हैं। गाय और डोर के बीच आप कुछ गहराई से इज़राइली देख सकते हैं। भाईचारा, जिम्मेदारी और यादें जो जीवन बन जाती हैं। जब मैं पिछले 3 वर्षों को देखता हूं तो मुझे पता है कि हमारे दोस्तों और सहयोगियों के समर्थन के बिना ये युद्ध बहुत अलग दिखता। हमारे अमरीकी साझेदारों को, उन सैनिकों को, पुरुषों और महिलाओं को, जिन्होंने हर मोर्चे पर हर समय हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, यह साझेदारी से कहीं बढ़कर है। आपके समर्थन ने हमें बचाया है। इस क्षेत्र भर में कई जानें बची हैं और इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। और इस कमरे में मौजूद आप सभी का धन्यवाद कि आपने आवाज उठाई, इजराइल के साथ खड़े रहे, भले ही ये तब भी और अब भी हमेशा आसान नहीं रहा। 30 से अधिक वर्षों तक वर्दी में रहने के बाद मैं पूरी आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसके टैंक, विमान, खुफिया या तकनीक नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं। और जब आज जब मैं सेवा कर रहे युवा पुरुषों और महिलाओं को देखता हूं, तो उनके चेहरे, डोर, गाय, शैचल और उस युवा कॉम्बैट फोटोग्राफर को देखकर आत्मविश्वास से भर जाता हूं। सिर्फ आईडीएफ के भविष्य में ही नहीं, बल्कि इजराइल के भविष्य में भी। आप सभी का बहुत धन्यवाद।